स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और इस क्लब में आज हमारे साथ फिर दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बाजार के जाने माने नाम, जी हाँ, दीपेन मेहता जी और रजत बोस जी, आप दोनों का ही स्वागत है। और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर आज इस क्लब में जो हमारे बीच मौजूद हैं मुंबई के स्टूडियो में। और दरअसल हमें थैंक्स कहना चाहिए डॉक्टर राजन को, जिन्होंने बाजार का मूड सुधारने का काम किया है। 0.5% सरप्राइज रेट कट किया और ग्लोबल क्यूज भी काफी अच्छे थे, ग्लोबल मार्केट्स में स्टेबिलिटी देखने को मिली। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि अगला हफ्ता कैसा रह सकता है, ये सीरीज कैसी रह सकती है। चलिए इस सब पर बात करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं ही पूछना चाहूंगा आपसे, ये बताइए क्या लग रहा है, दिक्कतें काफी हद तक सॉल्व हो गई हैं इस रेट कट से और अब एक तेजी का व्यू बन रहा है आपका, या आपको लगता है अभी भी ग्लोबल मार्केट्स तेजी को कब करेंगे, ऊपर जाने से बाजार को रोकेंगे? देखिए, ग्लोबल मार्केट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम बिल्कुल उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। वी कैन नॉट से फॉर श्योर किस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स ट्रेडिंग करेंगे। उसका सीधा सीधा शॉर्ट टर्म में हमारे मार्केट्स पर आता ही है क्योंकि एफआई की सेलिंग आती है। लेकिन मेरी राय में अगर ग्लोबल मार्केट स्टेबल हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, देन आई थिंक वी हैव क्रिएटेड अ बॉटम इन प्लेस और वहां से ग्रेजुअली मार्केट शुड गो अप। और खाली एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ग्लोबल मार्केट्स की जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो चाइनीज बाजार से और क्रूड ऑयल से चालू हुई थी। और मेरी राय में आई थिंक चाइनीज बाजार काफी स्टेबलाइज हो चुका है। इट्स नॉट क्रिएटिंग न्यू लोज और एक हद तक लो क्रूड ऑयल में भी बन चुका है। सो आई थिंक वेयर द प्रॉब्लम हैज कम फ्रॉम दोज मार्केट्स हैव सेटल्ड। सो माय सेंस इज दैट होपफुली ग्लोबल मार्केट्स भी अभी सेटल हो चुके होंगे। जो रेट कट से एज फार एज रेट इंक्रीजेज यूएस मार्केट में वो भी अनसर्टेनिटी it is temporarily out of the way. So I think going forward, if there are no major, knee-jerk reactions from global markets, so I think our market should build on the gains of the last 2 days. Very nice. अब बताइए सर, फिर 7,500, 7,550 जो पिछले महीने के लोस थे, इसको टेस्ट कर सकता है बाजार? अभी भी थोड़ा डर है या फिर इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए बाजार को? देखिए, बाजार में जबकि इतनी वोलेटिलिटी है तो थोड़ा बहुत डर तो रह ही जाता है, लेकिन एक चीज बोलना चाहिए कि अभी फिलहाल सामने जो दिखता है वो है ये सरप्राइज 50 बिप्स रेट कट। ये इंटरेस्ट रेट जब भी अच्छी तरह से घटाया जाता है तो बाजार में तेजी आता है। तो अभी उम्मीद करना चाहिए कि 8,050 का स्तर अगर निफ्टी ने पार कर लिया तो 8,200 से 8,225 यहाँ तक तो एक बार ऊपर की तरफ चले। उसके बाद में जैसे कि ये सेकेंड क्वार्टर अर्निंग्स जब आएगी उसके ऊपर में बाजार का सेंटिमेंट डिपेंड करेगा। और देखिए, ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव रहता है, वो चलता ही रहता है। वो कभी एफआईआई की सेलिंग के कारण थोड़ा घटेगा, ये रहेगा, वोलेटिलिटी इस महीने में रहेगा, ये बात सही है। बट अभी फ्रेश नेगेटिव क्यूज आने के पहले मेरा व्यू ये है कि आपने एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ही सोचना चाहिए। चलिए, वॉलेटिलिटी रहेगी, 8,200 तक जा सकता है निफ्टी, लेकिन ध्यान तेजी का होना चाहिए, ये राय निकल कर आ रही है। अब इन्वेस्टर्स की तरफ रुख करते हैं। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी बताइए, क्या करते हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार। मैंने ये देखा है कि इंटरेस्ट रेट जो कम हुआ है जी, उसकी वजह से बैंकिंग में तेजी आनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। तो आप कह रहे हैं बैंक्स स्टॉक क्यों नहीं चल रहे हैं? दरअसल एक इसी तरह का जब सवाल अरबेज आपका भी है, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? विश्व में अभी जो कठिनाइयां चल रही है उसको नजर रखते हुए भारत में आरबीआई ने जो 50 बीपीएस से अपना इंटरेस्ट रेट कट कर दिया है, उसका लंबी दौड़ में भारत पर क्या असर पड़ेगा? चलिए, लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डॉक्टर राजन के इस कदम का, आपसे पूछूंगा। और ये भी बताइए, बैंक्स में तेजी नहीं है इस बार, क्यों? देखिए, थोड़ा समय दीजिए। आई थिंक बैंक सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज है ये रेट कट की वजह से। शायद शॉर्ट टर्म में नहीं चल रहे क्योंकि दे आर ऑल्सो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स और इसके कारण जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो उनका स्प्रेड है, उस पर असर आ सकता है टेम्परेली। बट जब रेट कट होता है तो इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। सो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट इज बूस्ट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, एसेट बिल्डिंग, ये सब जो एक्टिविटीज है इनको बूस्ट मिलता है। And from banks in the long term, they get the benefit of higher credit growth rates and perhaps lower NPAs as well. So this is early days. अभी ही 50 basis points आया है और मेरे ख्याल से अगर और 2-3 महीने, एक तिमाही, 2 तिमाही देखेंगे तो you will see improvement in the overall economic trends in the country. और दूसरा भी फायदा ये है बैंक इंटरेस्ट रेट कट का कि सेविंग्स रेट ऑल्सो विल कम डाउन इवेंचुअली। और सेविंग्स रेट अगर कम होता है तो जो डोमेस्टिक सेविंग्स है, जैसे हम लोग जो सेव करते हैं, जैसे आप लोग सेव करते हैं,
instead of putting it in fixed deposit or small savings or liquid or mutual funds, income mutual funds, you will want to deploy it in the capital market, in the stocks through mutual fund or directly. So liquidity का भी फायदा होता है to the stock market whenever interest rates are cut. बिल्कुल। बैंक निफ्टी लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये बताइए, आप कह रहे हैं 8,200 तक निफ्टी जा सकता है, बैंक निफ्टी भी इसको कैचअप करेगा? क्योंकि बिना बैंक निफ्टी के प्रदर्शन के बाजार में इतनी तेजी जनरली देखने को मिलती नहीं है। देखिए 17,500 की स्तर अगर पार कर ले बैंक निफ्टी तो 17,775 उसी लेवल के आसपास में आपका 90 डे मूविंग एवरेज है, वो पार कर लेगा तो आप 18,000 से लेके 18,200 तक भी ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। बट अभी उतना उम्मीद मत कीजिए, अभी 17,775 तक का एक बार चलने की उम्मीद कीजिए, वहां तक चलेगा ऐसा ही मान के अभी चलते हैं। जब तक ये 17,000 के नीचे फिर से सस्टेन नहीं कर जाता है तब तक इसका जो तेजी का मोमेंटम अभी बना है वो रहेगा, और थोड़ी टाइम लगेगा लेकिन मूवमेंट ऊपर की तरफ होना चाहिए क्योंकि दे हैव गॉट अ बिग बूस्ट। चलिए अदेश, थोड़ा इंतजार रखिए और प्रशांत जी आप भी थोड़ा इंतजार रखिए, 17,775 तक जा सकता है बैंक निफ्टी भी। अरुणा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुणा जी, माइक आप तक आ गया है, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? यही कि अभी मार्केट के जो हालत है उस हालत में अगर 50,000 या लाख रुपया अगर 6 मंथ के लिए रोकना हो तो कहाँ रोके हम? मतलब 6 महीने के लिए 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए आप निवेश करना चाहती हैं? पहले बार निवेश कर रही हैं शेयर बाजार में या पहले भी कर चुकी हैं? नहीं, पहले कर चुकी हूँ, लेकिन अभी जो मार्केट की जो हालत है उस हालत में अगर करना चाहे तो कौन से सेक्टर में करे, जैसे बैंक में करे या फिर फार्मा सेक्टर में करे, कहाँ करे? आप ये जानना चाहते हैं कौन से सेक्टर में इस समय अच्छे हैं? आप बताइए, क्या सलाह देंगे आप इनको? इस समय सेक्टर वाइज देखना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स का रुख अपनाना चाहिए? आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ 50,000 या 1 लाख रुपया ही निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड वुड बी द बेस्ट रूट, क्योंकि इतनी छोटी रकम से आगे अगर डायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन, जो कि अपना रेगुलेटर भी नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं, तो माय व्यू वुड बी कि आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड चुन लीजिए कि बहुत सारे अच्छी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, उसी में मिनिमम 1 साल की नजरिया लेके निवेश कीजिए। और ये जो इंटरेस्ट रेट के लिए आपने इतने बात किया ना, कोई भी मॉनेटरी मेजर 18 से 24 महीना लगता है उसका पूरा असर आने के लिए, तो थोड़े से लंबी अवधि का सोच के अगर आप पैसा डालेंगे तो अच्छा रहेगा। इंडिविजुअल स्टॉक हम आपको बता सकते हैं लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालने का ही सलाह देता हूँ। लेकिन अगर सेक्टर्स ही जानना चाहें, आप ये बताइए कौन से सेक्टर्स आपको यहाँ से प्रॉमिसिंग लगते हैं? जैसे कि हमने कहा, बैंकिंग सेक्टर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। वहां पर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, I think they are the best bet as far as investors are concerned. इसके अलावा जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, I think they are looking very good. Other NBFCs also engaged in say microfinance or consumer finance, they are also looking very attractive. तो जो पूरा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज NBFC जो स्पेस है, that's looking very attractive. Pharmaceuticals also are looking very good, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा है कि जो US FDA है, I think lot of approvals have come through, और कई कंपनियों जो है उनका सीधा सीधा फायदा बनने लगेगा एज दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग फॉर्मुलेशंस टू द US मार्केट्स। सो फार्मास्यूटिकल इज द सेकंड सेक्टर विच लुक्स गुड। और तीसरा जो क्षेत्र है वो इंडियन FMCG कंपनीज, वी लाइक ऑल द इंडियन FMCG कंपनीज ओवर देयर, और उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन्स है इट हैज इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ लोअर कमोडिटी प्राइसेस। और अगर ओवरऑल डिमांड इंप्रूव होता है, कंज्यूमर सेंटिमेंट इंप्रूव होता है, तो दे विल गेट द टॉप लाइन ऑल्सो गोइंग and that will be an added boost. So these are the 3 broad buckets in which investors could look to invest in. चलिए अरुणा जी, म्यूचुअल फंड्स का जरिया तो है ही, और ये कुछ सेक्टर्स बताए हमारे एक्सपर्ट दीपेन जी ने जिस पर आप नजर जरूर डाल सकती हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं आप कैसे आवाज इन्वेस्टर क्लब में आए, कैसे इसके मेंबर बने, तो मेंबर बनने के लिए आपको AIC लिखकर स्पेस देकर लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो आवाज इन्वेस्टर क्लब, और आज इस इन्वेस्टर क्लब में हमारे साथ रजत जी और दीपेन जी हैं, और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं मुंबई के स्टूडियो में मौजूद हैं। सीधे चलते हैं मनोज जी के पास। मनोज जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? या गुड आफ्टरनून टू ऑल। और मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास मैंने मॉनिटरिंग पॉलिसी के पहले 1000 शेयर DHFL और 1000 शेयर महिंद्रा फाइनेंस लिए थे, और एक्सपेक्टेड
नहीं था, फिर भी 50 BPS आ गया था। जी हाँ, तो उसके ऊपर मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू मैं जानना चाहता हूँ। हैप्पी मैन, राजन जी ने दरअसल क्रिसमस का गिफ्ट आप ही को दिया है, ऐसा लग रहा है। या ऑफ कोर्स। चलिए, तो अब आप जानना चाहते हैं आप क्या करें। कुछ देर पहले दीपेन जी ने भी कहा था कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां उनको पसंद है, इनके पास दीवान हाउसिंग है और महिंद्रा फाइनेंस है। कैसे लगते हैं सर ये आपको दोनों शेयर? देखिए, दीवान हाउसिंग द व्यू इज पॉजिटिव, पर हाउसिंग फाइनेंस में जो है, आई थिंक एज ए इन्वेस्टर इफ यू गो फॉर द लार्जर कंपनी जैसे कि HDFC है, LIC हाउसिंग है, इनमें अगर आप निवेश करते हैं 2-3 साल के लिए तो आई थिंक बहुत अच्छा फायदा बन सकता है और रिस्क भी थोड़ा कम है वहां पर। एज रिगार्ड्स M&M फाइनेंस, आई वुड बी अ बिट नेगेटिव ऑन द स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसकी वजह यह है कि परफॉर्मेंस अभी पिछले 2-3 तिमाही से काफी खराब आ रहे हैं। दे हैव टू मेक ह्यूज प्रोविजंस फॉर 200 का एवरेज का बाइंग था, तो 237-38 कुछ है, तो मीन्स आप मेरे ख्याल से आप निकल जाना चाहिए। और मैं खाली इतनी सलाह देना चाहूंगा कि आप जो पोर्टफोलियो थोड़ा आप डी रिस्क करना चाहिए, जैसे कि 25-30% से ज्यादा आप बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज में नहीं डालें, उसमें भी कम से कम 3-4 शेयर्स लेना चाहिए और बाकी अन्य ऐसे इंडस्ट्री ग्रुप्स लेके फिर कम से कम 20-25 स्टॉक अगर रहते हैं पोर्टफोलियो में तो ये एक डी रिस्क स्ट्रैटेजी रहती है। तो एक शेयर में गिरावट की वजह से फिर आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो सारे जो एग्स हैं वो एक ही बास्केट में मत डालिए। सारे के सारे स्टॉक्स आपके फाइनेंशियल सेक्टर से हैं तो आपको कुछ डी रिस्क करना चाहिए जरूर। लेकिन गुरमीत जी भी हमारे साथ हैं। गुरमीत जी बताइए, आप क्या करते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं सर? मेरा सवाल मेटल सेक्टर के ऊपर था दीपेन जी। आप जिस तरह बोल रहे हैं कि चाइनीज मार्केट के जिटर्स खत्म हो गए हैं, आपका रुझान क्या लगता है मेटल्स के ऊपर, खास करके टाटा स्टील के ऊपर क्या लगता है? जब इतनी पिटाई हो चुकी है उसकी, इतना गिर चुका है टाटा स्टील, 700 से आज 200-250 रुपए पहुंच गया, क्या लगता है आगे का रुझान क्या लगता है? टाटा स्टील पर व्यू नेगेटिव है। सभी स्टील कमोडिटी सेक्टर जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, इन पर व्यू हमारा नेगेटिव है। उसकी वजह यह है कि वो ग्लोबली काफी कुछ ओवर कैपेसिटी है और चाइनीज की जो स्टॉक मार्केट शायद क्राइसिस एक बार समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन जो इकोनॉमी है अभी भी स्लो डाउन कर रही है एंड दे हैव गॉट लॉट ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। और जरूर से इंडिया इज ट्राइंग टू प्रिवेंट इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज स्टील बाय इंक्रीजिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी, बट एंड ऑफ द डे दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म मेजर्स। और एज ए इन्वेस्टर आपको ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। कहाँ पर ग्रोथ आ रही है, विच आर द सेक्टर विच आर डूइंग वेल, वेयर यू विल गेट 15-20-30% profit growth for next 3 to 5 years. Those are the stocks and industries will give you the returns. और इस हिसाब से स्टील सेक्टर में इतनी ज़्यादा अच्छी prospects दिखती नहीं है. I think there is growth outside the steel sectors. I would go for the steel consumers rather than the steel producers because they'll get benefit of lower steel prices. ये वो स्टॉक है टाटा स्टील जो ज्यादातर लोगों के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि हम कोई भी शो करते हैं टाटा स्टील का सवाल जनरली आ ही जाता है। ये बताइए कितना गिरेगा ये शेयर और कहाँ आपको लग रहा है ये जाके रुकेगा? क्या करना चाहिए लोगों के पास जिनके पास ऊपर के भाव के शेयर पड़े हुए हैं? देखिए, ये अभी एक पूरी तरह डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, कोई भी सपोर्ट पे रुकता नहीं है। मतलब जब बेयर मार्केट आता है तो आपको सपोर्ट देखना नहीं चाहिए क्योंकि वो सपोर्ट मानता नहीं है और नीचे चला जाता है। कोई भी प्रोजेक्शन करो उसके भी नीचे चला जाता है। फिलहाल अगर आपको प्रोजेक्शन चाहिए तो 210 में 190 पे एक सपोर्ट है। 190 का सपोर्ट अगर टूट जाए तो और भी नीचे जा सकता है, दैट इज द पॉसिबिलिटी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब मुथुरामन साहब इसका CEO था तभी भी उन्होंने कहा था कि दिस इज वन इंडस्ट्री जिसमें कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिकवर नहीं होता है, तो आप क्यों इसमें पैसा लगाएंगे? ये दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट इन, कि इसमें अभी जो ओवर कैपेसिटी चाइना में है, बाकी जगह पे है, ये तुरंत इसमें कोई सुधार आएगा ऐसा सोचना बड़ी मुश्किल है। तो इसमें निकल जाने से बेहतर है। एक बार मान लीजिए कि अपने नुकसान भर लेंगे, उसके बाद में फिर दूसरी जगह पे जाके उसको रिकवरी की चेष्टा कीजिए। तो गुरमीत जी एक नहीं दो राय हैं और वो यही है कि अवॉइड करिए, निकलिए इस स्टॉक से फिलहाल। ये राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर आप भी सोच रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब में कैसे आए तो एक बार फिर से आपको बता दूं, तरीका आसान है। जो आपके बगल में फोन रखा है उसको उठाकर लिखिए, आप उसके मैसेज बॉक्स में जाकर AIC स्पेस देकर लिखिए इंटरेस्टेड, भेजिए 51818 पर। एक ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और काफी सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। तरुण जी के पास चलते हैं सीधे। बताइए तरुण जी, क्या करते हैं आप और क्या सवाल है? हाय, मैं खुद स्टॉक मार्केट में हूँ, क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ स्टॉक्स।
सो हम लोग ट्रैक करने के लिए मोस्टली मेरा क्वेरी जो है, हम लोग क्लाइंट्स को ट्रैक करने के लिए स्टॉक जो देते हैं उसमें स्टॉक का पीई मेन देखते हैं। अगर सेम सेक्टर के दो स्टॉक्स हैं जिनका पीई सेम है तो कौन सा सजेस्ट करना चाहिए? जैसे कोई उदाहरण दीजिए आप। जैसे अपना मारुति, हम ऑटोमोबाइल में आते हैं, मारुति है और आइजू मोटर्स करके है, तो दोनों का पीई 40 के अराउंड है और दोनों ऑटोमोबाइल सेक्टर के हैं, तो कौन सा स्टॉक सजेस्ट करना चाहिए और किस बेसिस पे सजेस्ट करना चाहिए? दोनों अच्छे हैं। You can buy both the stocks. I think they are both doing very well. But generally, price earning multiple के बजाय अगर आप growth को देखेंगे, top line, bottom line, right. I think that's a better strategy. Price earning multiple derives its benefit and its value from the growth of the company. जैसे कि जो high growth companies है उनके price earning multiple ज़्यादा रहेंगे, जो low growth companies उनके price earning multiples low रहेंगे. और growth का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि the company keeps on growing, so earnings तो बढ़ते ही है, और क्योंकि अर्निंग्स बढ़ते हैं एट अ हायर पेस तो मार्केट ऑटोमेटिकली प्राइस अर्निंग भी उनको ज़्यादा देती है। जैसे आपने देखा होगा मारुति का प्राइस अर्निंग मल्टीपल करीबन पहले 2-3 साल पहले 10-15 के रेंज में चला था, अभी 30-40 के रेंज में चला गया है। सो यू गेट द बेनिफिट ऑफ द अर्निंग्स ऑल्सो गोइंग अप एंड द पी मल्टीपल ऑल्सो गोइंग अप, एंड दैट्स द बेस्ट सिनेरियो फॉर अ इन्वेस्टर। दैट्स यू गेट द मैक्सिमम रिटर्न्स, क्योंकि अर्निंग भी बढ़ते हैं और पी मल्टीपल भी एक्सपैंड होता है, तो यू कैन सी द फुल बेनिफिट ऑफ द रिटर्न कमिंग थ्रू। दैट मींस अगर पी सेम है तो उनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं, दोनों गुड, बोथ। देन आई वुड गो फॉर लार्जर कंपनी। एग्जैक्टली। चलिए राजू जी भी हमारे साथ हैं। राजू जी बताइए आपका सवाल क्या है? गुड आफ्टरनून एंड आई थैंक्स आरबीआई गवर्नर फॉर गिविंग अस दिस सरप्राइजिंग मूव। वी ऑल आर थैंकिंग हिम। बताइए सर। So what's the view, experts view on HCL Infosys? HCL टेक पे आपका सवाल है। yes, टेक में जिस तरह से तेज गिरावट देखने को मिली है, जिस तरह से नंबर्स ने के पहले उन्होंने प्रॉफिट वार्निंग दी, एक तेज करेक्शन देखने को मिला। मनोज जी आप भी कुछ देर पहले कह रहे थे आपने भी खरीदा है ये शेयर, आज सुबह गिरने पर क्या लगता है बाउंस करेगा? नतीजों के आने में तो अभी इंतजार है, समय है। मैं ये कहना चाहूंगा कि HCL टेक में प्रॉफिट वार्निंग आने के बावजूद भी ये अपना 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसको तोड़ता नहीं है। उसको टेस्ट किया है कई बार, जब तक ये 200-डे मूविंग एवरेज को तोड़ता नहीं है मतलब कि इसका लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड बिल्कुल बरकरार है। फिलहाल अगर मध्यम अवधि का नजरिया से देखेंगे तो ये रेंज बाउंड है। 1000 की लेवल जब पार करके ऊपर चलने लगेगा तो इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटीज है। एक स्टॉप लॉस रखिए 900 के नीचे, अगर 900 के नीचे ये क्लोज कर जाता है तो आप ये जो निवेश करेंगे वो उस निवेश से निकल जाना चाहिए। चलिए तो ये रहा HCL टेक पर आती हुई, लेकिन कई सारे इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर आज अरबाज इन्वेस्टर क्लब में जो अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। विक्रांत जी के पास चलते हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा 2-3 साल का नजरिया है और मैं गैब्रियल इंडिया और डिश टीवी के बारे में जानना चाहता हूँ। गैब्रियल और डिश टीवी। HD सिंह साहब आपका सवाल भी शायद गैब्रियल से रिलेटेड ही था, बताइए क्या सवाल है पूरा? सर गैब्रियल में प्रॉफिट बुक किया हूँ, उसमें री एंटर करना है वापस, तो मुनाफा वसूल चुके हैं, री एंटर करना है और आप भी खरीदना चाहते हैं। गैब्रियल एक ऐसा स्टॉक है जिस पर 2 इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं, क्या चार्ट्स आपको इतनी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं? चार्ट एकदम फ्लैट रेंज बाउंड है, बट इसमें भी एक चीज बोलना चाहिए कि ये 85 से 90 ये रेंज पार करने के बाद में इसमें एक अच्छी मूवमेंट आने की उम्मीद करना चाहिए। ये नीचे जाने की जगह ऊपर की तरफ चलेगा ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए। फिलहाल अगर आपने खरीदेंगे तो 79 के नीचे स्टॉप रखिए, 79 ऑन क्लोजिंग प्राइस बेसिस को खरीदारी कीजिए। जहां तक डिश टीवी का सवाल है उसमें मेरा यही कहना है कि डिश टीवी जब तक 121 का लेवल पार करके निकल नहीं जाता है तो उसमें कोई खरीदारी मत कीजिए। 105 का लेवल तोड़ने से ये 99 भी जा सकता है। एक बार थोड़ा इंतजार करके ही फिर निवेश करने का सोचिए। दीपेन मेरा सवाल आपसे ऑटो एंसिलरी सेक्टर पर है। जिस तरह से हमने देखा है मदरसन सुमी को लेकर चिंताएं बनी, फॉक्सवैगन को क्योंकि झटका लगा, ऑटो एंसिलरी सेक्टर पर आपका क्या व्यू है, क्या करना चाहिए इस समय? आई थिंक जिस हिसाब से मदरसन सुमी और एमटेक में मैं देखा, डेफिनेटली देयर आर प्रॉब्लम विद इन द सेक्टर, स्पेशली कंपनी जो ग्लोबली है, दे आर सप्लाइंग टू ग्लोबल मेजर्स। तो आई थिंक इन्वेस्टर शुड गो स्लाइटली अंडरवेट इन द ऑटो एंसिलरी सेक्टर। लॉन्ग टर्म इज गुड, बट आई थिंक देयर विल बी शॉर्ट टर्म चैलेंजेस। चलिए छोटी अवधि में दिक्कत हो सकती है, ऑटो एंसिलरी शेयरों से इस समय जरूर दूर रहना चाहिए, ये राय निकल कर आ रही है हमारे एक्सपर्ट दीपेन की। लेकिन समय की कमी है, काफी सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर जरूर आए लेकिन उनके सवालों के जवाब आज हम नहीं दे पा रहे हैं। उनसे गुजारिश है वो अगले हफ्ते जरूर आएं और उनके सवालों के जवाब हम तब देंगे एक नए सेट ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन आज के लिए दीपेन, रजत, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस इन्वेस्टर क्लब में आने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।